नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जुलाई 2020 और आपका हमेशा की तरह स्वागत है प्लेइंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल बोन बीबी के बारे में है। देखो, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मछुआरे, केकड़े पकड़ने वाले लोग या फिर शहद इकट्ठे करने वाले लोग। ये लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स के साथ, जैसे टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा बोन बीबी को भगवान माना जाता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए बोन बीबी जो हैं वो डीटी हैं। डीटी मतलब देवी देवता। और बोन बीबी के सम्मान में एक थिएटर आर्ट परफॉर्म की जाती है जिसका नाम है बोन बीबी पलागान। ये देखो, सदियों पुरानी फोक थिएटर आर्ट है। और इस आर्ट में क्या होता है, इसे बोन बीबी टेम्पल्स के नज़दीक या फिर विलेज के बॉर्डर के पास परफॉर्म किया जाता है। और इस सदियों पुरानी फोक थिएटर आर्ट में स्टोरी टेलिंग होती है। मेनली बोन बीबी, जिनको डीटी माना जाता है, भगवान माना जाता है, उनसे संबंधित स्टोरी सुनाई जाती हैं। देखो, बोन बीबी के जो फॉलोअर्स हैं उनको लगता है, जैसे मछुआरे, केकड़े पकड़ने वाले लोग, कि बोन बीबी जो हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं वाइल्ड एनिमल से, फॉर एग्जाम्पल टाइगर से। और देखो, एक अनरिटन कोड है, मतलब जिसको कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बोन बीबी के जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि बोन बीबी हमें मना करते हैं कि जंगल में जब भी हम जाएं, बंदूक या फिर किसी दूसरे तरह का हथियार ना लेके जाएं। और जंगल में हम तभी जाएं जब हमारे सामने लाइवलीहुड का संकट हो। मतलब हम जंगल से सिर्फ वही चीज़ लें जिसकी हमें आवश्यकता है, इससे ज़्यादा और कुछ हम ना लें। तो ये अनरिटन कोड है, ये विश्वास किया जाता है बोन बीबी के फॉलोअर्स के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गुजरात की रेबारी, भरवाड़ और चारण ट्राइब्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? गुजरात सरकार ने कहा है, हम एक कमीशन का गठन करेंगे ताकि इन ट्राइब्स के मेंबर्स की पहचान की जा सके और इन ट्राइब्स के जो असली मेंबर्स हैं वही आरक्षण का लाभ ले सकें, बाकी नहीं। तो इन तीनों ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भरवाड़ की। ये इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, देखो, प्राइमरली अपने पशुओं को चराते हैं। और भरवाड़ ट्राइब में काफ़ी सारे सब ग्रुप्स हैं, जैसे अटक्स, गुल। ये मेनली क्ला हैं, कुल हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैरिज की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद बात करें रबारी की। रबारी, जिन्हें रेवारी भी कहा जाता है, ये भी देखो घूम घूम के ऊँट, भेड़ या फिर अपने पशु चराते हैं, फॉर एग्जांपल गाय इत्यादि। इनके द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ये भोपा लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मिक्सचर है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का, जैसे गुजराती, कच्छ में जो लैंग्वेज बोली जाती है कच्छी, मारवाड़ी वर्ड्स भी होते हैं इस लैंग्वेज में, और फारसी के वर्ड्स भी होते हैं। इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है रबारी लोगों के द्वारा गुजराती स्क्रिप्ट में। और मेनली जो रबारी लोग हैं, ये देखो गुजरात, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में रहते हैं। रबारी लोगों को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, ये देखो अपने घर में या फिर गांव में दूसरी जगहों पर स्कल्पचर्स बनाते हैं वाइट वाश्ड मड से। वाइट वाश्ड का क्या मतलब होता है? वाइट वाश्ड को देखो लाइम पेंट भी कहा जाता है, CaOH2 ये होता है लाइम पेंट या फिर वाइट वाश्ड। तो वाइट वाश्ड मड की सहायता से ये स्कल्पचर्स, मतलब मूर्तियाँ बनाते हैं और इसके लिए इन्हें जाना जाता है। सबसे लास्ट में बात करें चारण की। चारण, जिन्हें गद्वी भी कहा जाता है, गुजरात की एक छोटी सी ट्राइब। चारण जो नाम निकलता है वो चार से निकलता है, मतलब ग्रेजिंग, मतलब चराना, जैसे पशुओं को चराते हैं, चार, और उसके बाद चारण नाम ये निकल के आता है। जो चारण कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें देखो कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ के द्वारा पवित्र माना जाता है। खास करके जो चारण महिलाएं हैं उनको कुछ दूसरी मेजर कम्युनिटीज़ के लोगों के द्वारा गोडेस ट्रीट किया जाता है एज ए, समझ गए? मतलब चारण ट्राइब की महिलाओं को इस रीजन में रहने वाली कुछ दूसरी मेजर कम्युनिटीज़ के लोग देवी मानते हैं, गोडेस मानते हैं। तो ये हमने गुजरात की 3 ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में है।
देखो, हर साल 11 जुलाई का जो दिन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद ये होता है जागरूकता फैलाना पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, ताकि विभिन्न देश जो हैं वो और ज़्यादा एंकरेज्ड हों पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करने के लिए। सबसे पहले कब शुरुआत हुई थी, मतलब कब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को इस्टाब्लिश किया गया था? 1989 में। और किसने इस्टाब्लिश किया था? इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल ने। थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। थोड़ी सी जानकारी हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, यूएन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है। ये पॉपुलेशन फंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के तौर पे काम करता है। कब इसे इस्टाब्लिश किया गया था? देखो, शुरुआत में 1967 में इसे एज ए ट्रस्ट फंड इस्टाब्लिश किया गया था, लेकिन इस फंड ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 2 साल बाद यानी 1969 में। 1987 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इससे पहले नाम हुआ करता था इस ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। लेकिन जो शॉर्ट नेम है UNFPA, ये शॉर्ट नेम आज भी शॉर्ट ही है, मतलब आज भी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को UNFPA के नाम से जानते हैं। इसे रिटेन किया गया नाम चेंज होने के बावजूद, छोटे नाम को। फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं इस पॉपुलेशन फंड के द्वारा? जैसा देखो, शुरुआत में डिस्कस किया, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, 4 और 5, ये गोल्स किससे संबंधित हैं? हेल्थ से, एजुकेशन से और जेंडर इक्वलिटी से। इनसे संबंधित फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, US में। एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इनाग्रेशन ऑफ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को इनाग्रेट किया। देखो, आज के टाइम में इस प्रकार के बहुत से स्ट्रेटेजिक जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया जा रहा है BRO के द्वारा। तो यूपीएससी इनमें से कोई उठा के क्वेश्चन पूछे उसकी संभावना कम है। क्वेश्चन देखो, यूपीएससी तब फ्रेम करेगी अगर कोई ब्रिज वाकई में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है अपने फीचर्स के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, बाकी नॉर्मल ब्रिजेस से बहुत ज़्यादा अलग हैं, तब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो जाती है। अदरवाइज तो देखो, ऑलमोस्ट हर एक 10-15 दिन में इस प्रकार की खबर आती है कि BRO ने किसी ब्रिज का निर्माण किया, और काफ़ी बार हम उसे डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस के बारे में अब मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी तब पूछेगी वाकई में फीचर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे देखो, 2014 में यूपीएससी ने नेशनल हाईवेज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आमतौर पे नेशनल हाईवेज के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन कम पूछती है, SSC टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी ने जो नेशनल हाईवेज पूछे थे वो सारे स्ट्रेटेजिक थे, वो बॉर्डर एरिया से संबंधित नेशनल हाईवेज थे। तो ये जो 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस का इनाग्रेशन हुआ है, इनमें से 2 तो देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तरना नाला के ऊपर हैं, और बाकी 4 अखनूर पालनवाला रोड पर हैं, अखनूर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इनकी जो लेंथ है ब्रिजेस की 30 से लेकर 300 मीटर के बीच है, और टोटल कॉस्ट आई है 43 करोड़। इनको डेवलप किया गया है BRO के द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत। इसके अलावा देखो, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी रिवर के ऊपर डेपोरिजो में एक और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ था। फ़ायदा क्या होता है इन ब्रिजेस के इनाग्रेशन से? देखो, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी मूवमेंट ना आसान हो जाती है बॉर्डर एरियाज तक, और दूसरा एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है, क्योंकि लोगों का भी तो आवागमन आसान हो जाता है ना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेट्रास्टेमा फ्रे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसर्चर्स ने मैरीन इनवर्टिब्रेट की एक नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है।
इनवर्टिब्रेट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कहाँ पर रिसर्चर्स ने इस नई मेरीन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है? तमिलनाडु के कोस्ट पर। खास बात देखो ये है, ये जो नई स्पीसीज मिली है ना, ये मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पर या फिर जो मटेरियल सड़ रहा होता है उन पे फीड करती हैं, उनको खाती हैं। तो इस एक प्रकार से ये नई स्पीसीज मदद करती है न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में। इसी वजह से इस नई स्पीसीज का एक रोल है फूड चेन को मेंटेन करने में। और देखो ये नई स्पीसीज अपनी प्रोबोस्किस का इस्तेमाल करती हैं। प्रोबोस्किस का क्या मतलब होता है? नाक, खास करके जब नाक लंबी हो, जैसे देखो एलिफेंट्स की नाक काफ़ी लंबी होती है, मतलब सूंड। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई या फिर तितली फूल से नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए अपनी लंबी नाक का इस्तेमाल करती हैं और उसे कहा जाता है प्रोबोस्किस। उसी प्रकार से इस नई स्पीसीज की जो नाक है काफ़ी लंबी होती है और इसे कहा जाता है प्रोबोस्किस। इसके अलावा देखो इस नई स्पीसीज की प्रोबोस्किस में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग्स को डेवलप करने में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फिर से एक नई स्पीसीज की रीडिस्कवरी के बारे में है जिसका नाम है इप्थिमा वाटसोनी। इसको फिर से रीडिस्कवर किया गया है। इससे पहले इस इप्थिमा वाटसोनी स्पीसीज को देखा गया था मणिपुर में 1958 में, लेकिन 61 साल के बाद नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में जम्पुई हिल्स हैं और वहाँ पे फुलदुंगसेई विलेज के पास इस इप्थिमा वाटसोनी स्पीसीज को फिर से रीडिस्कवर किया गया है। ये देखो सैटर्नी बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है और इसे कॉमनली लूप्ड 3 रिंग के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ पे ये स्पीसीज मिलती हैं? असम, म्यांमार, थाईलैंड। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या ये सिर्फ इंडिया में मिलती है? नहीं, इंडिया में 61 साल के बाद रीडिस्कवर किया गया है। वैसे ये म्यांमार और थाईलैंड में भी मिलती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल असीम पोर्टल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल देखो वर्कफोर्स की सप्लाई एंड डिमांड को मैच करेगा। अभी देखो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इस वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी जॉब चली गई है, वो जॉब्स की तलाश में हैं। दूसरी तरफ शहरों में आपको पता है माइग्रेंट वर्कर्स के जाने से बहुत से उद्योगों को अभी लेबर नहीं मिल पा रही है। तो इस पोर्टल पे दोनों तरह की जानकारी अवेलेबल होगी। वर्कफोर्स की जानकारी भी अवेलेबल होगी, कोई भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है इस पोर्टल पे जाके, वो बता सकता है मेरे पास ये स्किल है, मैंने इस सेक्टर में इतने साल काम किया है। दूसरी तरफ जो उद्योग हैं वो भी लेबर फोर्स को हायर कर सकते हैं पोर्टल पर मौजूद जानकारी की सहायता से। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC के द्वारा बेटर प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पोर्टल है। एम्प्लॉयर्स इस पोर्टल की सहायता से लेबर को हायर कर सकते हैं और लेबर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इस पोर्टल पर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आपके सामने स्क्रीन पर 5 स्टेटमेंट्स हैं और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट बताइए सही या गलत। ये बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है जो कि स्किल्ड वर्कर्स को मैच करेगा उद्योगों के साथ और जो एम्प्लॉयर हैं वो स्किल के आधार पर वर्कफोर्स को हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट टेट्रास्टेमा फ्री के बारे में। ये स्पीसीज मिली है आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर नहीं, तमिलनाडु के कोस्ट पर मिली है। नेक्स्ट इप्थिमा वाटसोनी, इसको रीडिस्कवर किया गया है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से, बिल्कुल सही। बोन बीबी, ये एक डीटी है, मतलब बोन बीबी को डीटी माना जाता है नीलगिरी फॉरेस्ट तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के द्वारा, गलत। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बोन बीबी को डीटी माना जाता है। नेक्स्ट राबरी, भरवाड़ और चारण, ये गुजरात के ट्राइब्स हैं, सही या गलत बताइए। सही। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।